So we are back today again in Let's Uncork with Lovely Gupta. एंड आज मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर सुनील गुप्ता को। और अब तक आप जान ही चुके हैं, सुनील गुप्ता जी तिहाड़ के एक्स जेलर रह चुके हैं और साथ ही साथ फ़िलहाल वो लीगल एडवाइज़र है हाई कोर्ट में दिल्ली के, एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी। और आज हम जानेंगे पीछे की कहानी। जी हाँ, इस पीछे की कहानी से मेरा क्या तात्पर्य है, थोड़ा वेट कीजिए। पहले मैं इनवाइट कर लेती हूँ, उन्हें बुला लेती हूँ लाइव में, और फिर हम जानेंगे पीछे की कहानी से मेरा। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ लवली। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज मैंने अपने व्यूअर्स को अभी बताया कि मैं पीछे की कहानी आज डिस्कस करने वाली हूँ। पीछे की कहानी से मेरा मतलब है कि आप एज ए जेलर, आप लोगों की भी एक पर्सनल लाइफ होती है, जेलर्स की, ऑफिसर्स की, और वो बहुत ज्यादा इतना नेगेटिव, इतना ग्लूमी वर्क प्लेस के बाद क्या बचती है पर्सनल लाइफ, कैसे आपके फैमिली टैकल करती है, कैसे आप लोगों के स्पाउस या आपके बाकी अदर मेंबर्स का रोल रहता है, उस बारे में आज रोशनी आपसे जानना चाहेंगे। रोशनी आप जरूर दीजिएगा। पर सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपसे ये होगा कि आपकी मोर और लेस रूटीन क्या रही पिछले 35 वर्षों में? देखिए क्या होता है एज ए जेलर जो है, मुझे सवेरे करीब 6 बजे जेल खोलनी होती है। जेल खोलने का मतलब ये है कि जो रात को बंद किए होते हैं उनकी काउंटिंग करना और ये देखना कि जो रात को जितने बंद थे उतने के उतने सुबह खुले हैं। तो ये करीब 6 बजे काम शुरू होता है, 6 साढ़े 6 खत्म हो जाता है। और जब ये जेल खुलती है और जब ये देखा जाता है कि जितने कैदी रात के बंद किए थे उतने कैदी सुबह हैं, तो उसको कहा जाता है सब अच्छा। ये जेल की टर्म जो है सब अच्छा बड़ी पॉपुलर है। जब भी हम लोग खुश होते हैं हम लोग कहते हैं सब अच्छा। तो ये पंजाबी पंजाब जेल मैनुअल से लिया हुआ है। तो सुबह पहले जब जेल खोल लेते हैं उसके बाद प्रिजनर्स को सवेरे ब्रेकफास्ट देना होता है। और जो टॉयलेट वगैरह में उन्होंने जाना होता है वो करके अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। और सुबह 7 बजे से आप देखो प्रिजनर्स को हम कोर्ट्स भेजना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली में क्या है कि कोर्ट्स बड़ी दूर लोकेटेड है। जैसे एक कलकट डूमा है, कलकट जाने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तीसरी कोर्ट है 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो दूर कोर्ट होने की वजह से उनको सुबह 7 बजे हम भेजना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 10 बजे तक हम उनको भेजते रहते हैं। और करीब रोज 12 से 13 जो है रोज भेजते हैं। तो उसके बाद जो है 10 बजे शुरू होता है। 10 बजे हमारी इनकी एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस शुरू हो जाती है। तो उन एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस में पढ़ो और पढ़ाओ हमारा मेन टॉपिक होता है। मतलब जो भी ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं वो कम पढ़े हुए लोगों को जो है वो पढ़ाते हैं। और जैसे कोई फॉरेनर है वो अपनी भाषा सिखाना चाहता है। तो जैसे जर्मनी का एक था तो जर्मन भाषा सिखाना चाहता था तो जर्मन की क्लास अलग ले लेते हैं। ऐसे को फ्रेंच था, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज पढ़ाना चाहता था, फ्रेंच की क्लासेज अलग हो जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा जो है जो काखा गागा ये एलिमेंट्री एजुकेशन की जो क्लासेज होती हैं ये क्लासेज होती हैं। तो 12 बजे तक ये चलती हैं। वो 10 से 12 के बीच में जो घर से मिलने वाले लोग होते हैं उनको भी हम मिलवाई करवाते हैं। वो जो प्रिजनर होता है वो हफ्ते में 2 बार जो है अपने घर वालों से मिल सकता है। दोपहर के आराम के लिए जेल बंद होती है, उस टाइम पे जो है प्रिजनर जो है वो आराम करते हैं। 12 से 3 बजे तक हम उनको जो है वो अपने उसमें बैरक में या सेल में उनको जो बंद करते हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद जो है उनको खोला जाता है तो उनको चाय दी जाती है। चाय देने के बाद उसके बाद इनका खेलने का टाइम होता है। हर एक जेल में जो है स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो गेम्स हमारे यहाँ जैसे बड़ी पॉपुलर हैं, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, खो खो है,
रस्सा कशी है, उसके बाद जो है आप देखें कि वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उसके बाद ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी गेम्स वगैरह उनकी होती हैं। अब जैसे सुशील कुमार आजकल आए हुए पहलवान है, वो पहलवानी सिखाता है प्रिजनर्स को। उसके बाद ये सारा जो खेलने का प्रोग्राम है, ये करीब करीब 6 बजे बंद हो जाता है। 6 बजे बंद होने के बाद जो है आप लगाएं कि 6 बजे हम इनको डिनर देना शुरू कर देते हैं। सॉरी, इन बिटवीन हम चाय भी देते हैं, तो 4 बजे करीब इनको चाय देते हैं। चाय में इनको चाय देते हैं, साथ में जो है इनको वो देते हैं बिस्किट, या पहले चने दिए जाते थे, भुने हुए चने, अब बिस्किट वगैरह देते हैं। उसके बाद जब शाम को 6 बजे जब खाना देते हैं, खाने में इनका जो है जो राशन होता है वो है 450 ग्राम जो है आटा, मतलब पूरे दिन का है ये 450 ग्राम आटा। उसके बाद 90 ग्राम दाल है और 250 ग्राम सब्जी। मतलब ये सब मैं आपको रॉ की क्वांटिटी बता रहा हूँ। तो ये इनको दिया जाता है। और उसके बाद ये जो है टीवी वगैरह देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इनकी बैरिक्स वगैरह होती हैं, सेल्स, कई सेल्स में भी टीवी सेट दिए हुए हैं, उसमें ये समाचार देखते रहते हैं। और कई लोग उसमें वो पिक्चरें देखते रहते हैं। पिक्चरें देखना ज्यादा वो पॉपुलर है हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद ये करीब करीब 10 बजे इन सबको जो है सो जाना होता है। तो 10 बजे हम इनको सिग्नल दे देते हैं कि आप सो जाओ। तो आप देखें, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो बंदा जो है अगर 1 महीना जेल में रह गया, तो हमारा ये मानना है कि उसका कम से कम और नहीं तो 1 किलो वेट तो जो है 1 महीने में बढ़ जाता है। सर, पूरे दिन इनकी देखरेख करना, कोई बहुत ज्यादा डार्क प्रिजनर होता है, कोई बहुत इजी गोइंग रहता है इंसान, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप ऑफिसर के ड्यूटी के बाद घर जाते हैं, तो आप लोगों का मेंटल हेल्थ कैसे रहता है उस वक्त? देखिए क्या है, जब आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में अगर आप 15 घंटे अगर जेल में निकालोगे, तो 15 घंटे जहाँ निकाल के जा रहे हो, तो आप घर में भी जाओगे तो आपका ध्यान जेल की तरफ होगा कि कोई बंदा भाग ना जाए, कोई बंदा किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, कोई बंदा मर ना जाए। ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। तो उससे ये होता है, आप ये तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका घर का जो रूटीन होता है वो नॉर्मल नहीं होता। तो नॉर्मल से रहता है कि क्योंकि आप सुबह आप देखें, अगर आपने 6 बजे जेल खोलनी है, आप घर से 5 साढ़े 5 बजे निकल रहे हो और रात को आप घर में पहुंच रहे हो करीब करीब जेल बंद करके करीब करीब 10 बजे। तो आप लगाएं, जब इतना लंबा टाइम जो है जेल में हम गुजारते हैं, तो घर में जाते हैं तो घर में इसमें चिंता तो रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है जेल का। और कई बार आप घर में जाते हो तो आपको फोन आता है, जी कोई एक टेररिस्ट आया हुआ है बाहर से, उसको जेल में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या और बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि आती रहती हैं। तो आप उन सब चीजों से उलझना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जैसे एक बैंक वाले का या एक स्कूल के टीचर का या और किसी नौकरी वाले का जो नॉर्मल रूटीन होता है, हमारा वो नॉर्मल रूटीन नहीं होता है, अब नॉर्मल ही रहता है। और उससे आप मेंटल हेल्थ की जहां तक बात है, मेंटल हेल्थ में तो देखो ना, आप ये पुलिस में जाएंगे या और कहीं भी जाएंगे, तो वहां पे आपको सबसे एक्सीलेंट आपको मेंटल हेल्थ रखनी होती है। और वहाँ पुलिस में भी आप देखेंगे, जो हमारे एसएचओ होते हैं या दूसरे लोग हैं, वो एक 16 17 घंटे की नौकरी करते हैं रोज। तो ये है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है और आपको हाईली अलर्ट रहना पड़ता है। बाकी है कि आपका घर का रूटीन जब आपका इफेक्ट होता है, तो उसमें आप सोच सकते हो कि आपका मेंटल जो आपकी एक अलर्टनेस रहनी चाहिए जो घर के काम के लिए, वो नहीं रहती। अगर हम ये कहें कि आप ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट 0 रहती है, तो क्या ये अतिशयोक्ति होगी? 0 तो नहीं आप कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं 15-20% जो है रहती है, 80% नहीं रहती। सर, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कोई दिन बहुत ज्यादा डार्क गुजरा हो जेल में, किसी की बहुत पिटाई करनी हुई हो या बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई हो जेल में, जब आप घर लौटते हैं तब क्या सिचुएशन रहता है और क्या सिचुएशन आपके फैमिली मेंबर्स का रहता है, क्योंकि उन्हें भी आपके टाइम चाहिए रहता है। तो वो सब डेज में
आपकी फैमिली की तरफ से क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस एज अ ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स को करना पड़ता है, जो कि हम और आप जनरली नहीं जानते हैं? हाँ देखिए, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो ये होता है कि जैसे एक आम आदमी है 6 बजे के बाद जो है अपनी फैमिली के साथ घूम सकता है, अपनी फैमिली के साथ जी। एंजॉय कर सकता है, तो खाना खाने के लिए बाहर जा सकता है, तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये है कि जो बच्चों को आपको टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी आपने अपना एक ब्रॉट अप करना है, उनको भी पढ़ाना लिखाना है, वो करना है, तो वो चीज घर के लिए आपका आप लगा लें कि टाइम बहुत कम होता है। तो ये है, बाकी कभी इतवार को या कभी छुट्टी वाले दिन जो है आपने छुट्टी कर ली, आपका काम कोई और देख रहा है, तो उसमें होता है कि आप थोड़ा घर को टाइम दे पाते हो, नहीं तो आप जी। घर को बहुत कम टाइम दे पाते हो। जितना आपको टाइम देना चाहिए और लोग जो देते हैं आप उतना नहीं दे पाते और घर नेग्लेक्ट होता है। जी सर, अगर बच्चों की बात करें तो जितनी भी डार्कनेस आप लोग देखते हैं जेल में, क्या आप जाके शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ? क्या बहुत अर्ली एज में वो राइप हो जाते हैं डार्क साइड को देख कर सुनकर? नहीं, देखें क्या होता है, घर में तो शेयर नहीं करते, घर में ऐसी कोई शेयर करने वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो प्रिजनर, जो कि एक जिनकी एक नेगेटिव मेंटेलिटी होती है, वो नेगेटिव मेंटेलिटी आपके घर तक जो है ट्रेवल करे, कोई भी ये नहीं चाहेगा। तो जनरली तो जेल की बातें होती हैं, घर में नहीं बताते, पर कई बार क्या होता है कि आपका फंक्शन ऐसे है, जैसे मैं प्रेस ऑफिसर था, प्रेस ऑफिसर होने की वजह से जो है मुझे टेलीफोन पे जो है प्रेस वालों को बताना होता था। कई बार तो मैं प्रेस वालों को बता रहा होता था, जैसे किसी प्रिजनर की मौत हो गई तो उसका नाम, बाप का नाम, मतलब किस केस में आया था, कैसे मौत हुई, तो ये जब बता रहा होता था, इवन मेरे फैमिली वालों को रट जाता था, क्योंकि अगर मैं उनके सामने फोन कर रहा होता था तो मैं जो चीज बोल रहा होता था उनको भी रट जाता था कि मैं आज ये वाली बात बोल जी रहा जी। हूँ। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती है ये। बाकी जनरली हम जो जेल की बातें होती हैं घर में शेयर ना करें, वही हमारे लिए अच्छा होता था। सर, एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान हैं। अगर किसी का एग्जीक्यूशन होता है, आपने अपने करियर में आठ आठ फांसी ऑलरेडी देखी है। सर, वो दिन कैसा रहता है? उस हाँ दिन ये, का अंत कैसा रहता है? नहीं वो दिन तो बहुत ही उदास होता है, क्योंकि देखो जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप थोड़ी देर पहले तक बात कर रहे हो, और वो जो है आपका थोड़ी देर के बाद जो है पता लगता है कि वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो फांसी पे चढ़ गया है। तो दुख तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, पर क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है उसको एग्जीक्यूट करना, तो वो आपने करना करना है। तो किसी भी एग्जीक्यूशन में देखो, बाहर चाहे जैसे कोई बंदा जैसा भी हो, चाहे जितना मर्जी गंदा क्यों ना हो, पर जब आपने उसको एग्जीक्यूशन किया तो घर में आपका बड़ा उदासी रहती है, और कई दिन तक उदासी रहती है। जी सर, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना क्यों बहुत अच्छा परसेंटेज आप लोगों की पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करता है। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ जो है आप लगा लें कि मैंने आपको जैसे बताया 15-20% ही रह जाती है, तो पर्सनल लाइफ आपकी कम ही रह जाती है। मेन अगर आप किसी भी पुलिस वाले के यहाँ भी देखेंगे, या तो उनकी जो बेटर हाफ जो है वो काफी तेज है, वो बेटर हाफ को तेज बनना ही पड़ता है। अगर आप ये वाली जी नौकरी कर जी रहे हो जी। तो बेटर हाफ को तेज बनना पड़ता है। जैसे मेरी वाइफ है, टीचर थी, तो टीचर है अभी भी, तो उसको क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम सारा वो कर देती थी। तो घुमाने का जो भी मुझे टाइम मिलता था, तो घुमाने फिराने का उसको जो है मैं इनको घुमा लाता था। तो पर वो उतना नहीं हो पाता था एंजॉय, क्योंकि आप अगर आप 14-15 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो, वो भी जेल जैसी ड्यूटी जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपको धमकियां दे रहे हैं या आप उनको धमका रहे हो, कुछ कुछ भी ऐसा टेंस माहौल होता है। तो उसके बाद सिक्योरिटी रीजन। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब आप घर जाते हो तो जिस जिस इंटेंसिटी से आपको एंजॉय करना चाहिए, अब वो वाला एंजॉय नहीं कर पाते। जी सर, कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई ऐसा आपके जहन में अभी भी इंसिडेंट याद हो, आपका बहुत दिन जो है डार्क गया हो, बहुत ग्लूमी डल गया हो, और आने के बाद उसका फ्रस्ट्रेशन आपके फैमिली मेंबर्स पे आपने निकाला हो, देखिए, ना जब मैंने चाहते आपको हुए भी? बताया, हाँ क्या होता है कि जब आप अपनी जो दिनचर्या का जो है खाली एक 15-20% ही आप नॉर्मल झेल पा रहे हो, 80% आप एबनॉर्मल हो, तो मतलब एबनॉर्मल दिनचर्या के, तो उसमें क्या है कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हो, तो आपको खबर मिलती है कि जेल से फलां फलां प्रिजनर जो भाग गया,
तो नेचुरली जब आप भाग गया तो आपका ध्यान उधर होगा कि प्रिजनर जो भाग गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट वो एक्सरसाइज होती है। अगर कोई भागता है, हमें फौरन जो है सब जगह चारों कोनों पे इंडिया के पुलिस को बताना होता है कि उसका ये पैरामीटर है, ऐसा वो दिखता है, इतना कद है, ये सब चीजें बतानी पड़ती है और ये जेल से ऐसे ऐसे भाग गया है। तो आपका जब ध्यान उधर जाता है तो नेचुरली आपके फैमिली वाले जो है डिस्टर्ब होते हैं। वो कहेंगे यार तो आप हफ्ते में एक बार जो है आप फैमिली के साथ आए हो और उसमें भी आप जेल की बातें कर रहे हो, तो उसमें इफेक्ट होता है। तो वो पर ये जब आप 35 साल तक की नौकरी कर लेते हो तो आपको ये साथ में चलाने की एक आदत पड़ जाती है। तो मेरा भी मैं अभी भी देखता हूँ कई बार कि कोई काम नहीं होता, पर फिर भी ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मैं बड़ा बिजी हूँ, क्योंकि दिमाग में अभी तक वो जो हैंगओवर है अभी तक वो हटा नहीं है। तो ये चीजें तो रहती है, पर आपको जीना आ जाता है जिस कंडीशन। हम देखते हैं कि चलो हम तो जेल से बाहर हैं। अब आप देखो लवली, मैंने देखा है लोग 30-30, 35-35 साल जो है जेल में रह के जाते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं कोई एलएलबी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब एक प्रिजनर था, वो जब 18 साल का था जब जेल में आया, जब वो 25 साल के बाद छूटा, उसने बाहर जाके एलएलबी की और एलएलबी फर्स्ट डिवीजन में वो पास हुआ और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है दिल्ली की कोर्टों में। तो मैं जब देखता हूँ कि जब वो 20-25 साल जेल के अंदर रह के जा रहे हैं और वो अपना खुश हैं, किस तरीके से अपना वो टाइम उन्होंने व्यतीत किया है, तो हम तो उनके जेलर हैं, तो हमको उनसे ज्यादा खुश होना चाहिए। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। सर ओवरऑल एक रिफॉर्म पर्सनालिटी बन के आते हैं कई। हाँ देखिए, रिफॉर्म का मतलब ये है कि आप प्रिजनर की जो नेगेटिविटी है उसको आप पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे रिफॉर्म हो जाते हैं। कोई अगर 20%, 25% भी अगर रिफॉर्म हो जाते हैं, तो अगर उनको आप रिफॉर्म होते हो तो आप भी अपने आप को रिफॉर्म करते हो। देखो रिफॉर्म कैसे होता है, रिफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेडिटेशन, योगा, इसके अलावा और बहुत सारी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, जिससे कि वो हम उनके दिमाग को जो है सबसे पहले तो ये होता है कि उनकी हेल्थ की तरफ, हमें प्रिजनर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना होता है। हेल्थ, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में जो है हेल्दी ब्रेन रहता है, तो पहले उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना होता है। इसलिए हम उनको खेलों की उसमें काफी प्रमोट करते हैं, खेलों की एक्टिविटीज में काफी प्रमोट करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर मेडिटेशंस हैं, जैसे बाहर मेडिटेशंस होती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, इधर सहज योग है, राजयोग है, विपස්සना मेडिटेशन है, सब तरह की मेडिटेशन हम जेल में करते हैं। तो इनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी साइकी के ऊपर। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक ये नॉर्वे का प्रिजनर था। नॉर्वे का प्रिजनर था, तो जब वो तिहाड़ जेल में आया, उसके ऊपर एनडीपीएस का केस लगा हुआ था। जब वो तिहाड़ जेल में आया तो जैसे बाहर के लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि इंडियंस को बड़ा घटिया कहना, तो इंडियंस को बड़ा घटिया कहता था, हर एक हमारे प्रिजनर से जो झगड़ा वगैरह करता रहता था। तो फिर मैंने उसको एडवाइस किया कि तू एक आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन है उसको कर ले। उसने मेडिटेशन की तो उससे उसके दिमाग में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, ठंडापन आया। उसके बाद एक मेडिटेशन का हमने विपासना का कोर्स उसको एक और करवाया, तो उससे और ज्यादा उसमें वो आया, ठंडापन आया, ठहरावपन आया। उसके बाद उसने 11-12 कोर्स कर लिए मेडिटेशन के, अपनी मर्जी से उसने किए। जब 11-12 कोर्स कर लिए, उसके बाद एक हमारे यहाँ धम्मा सेवक होते हैं, जो कि जो लोग मेडिटेशन में आए होते हैं उन सबकी सेवा करते हैं, तो उसने वो वाला काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए उसमें कितना बदलाव आया कि कोर्ट में पहले उसने कहा हुआ था कि मैं उसके ऊपर, जब ये स्मैक की स्मगलिंग का उसके ऊपर वो एलिगेशन लगा, उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट का केस चल रहा था, जिसमें उस पर दिखाया गया था कि वो 2 किलो स्मैक जो है जेल दिल्ली से बाहर लेके जा रहा था, अपनी नॉर्वे की फ्लाइट है उसमें लेके जा रहा था। तो उसके बाद जब मेडिटेशन की उसमें इतना चेंज आया, क्योंकि मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं कि तुम क्या हो, 5 तत्वों के बने हुए एक पुतले हो, जान का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए आपकी, और बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, और उसमें भाई सच बोलो हमेशा। तो उसने देखो क्या हुआ
पहले उसने कोर्ट के आगे कहा था, जब उसने स्पिरिचुअलिटी में नहीं आया था वो, तो उसने कहा था कोर्ट को कि मैं नहीं ले जा रहा था, मेरे ऊपर एक गलत चार्ज लगा है। पर उसके बाद जब उसने कोर्स कर ली है, तो उसने जाके वहां कोर्ट में कह दिया, हाँ, एडमिट कर लिया कि उसने कि मैं स्मैक लेके जा रहा था बाहर। इन्होंने जो कहा है 2 किलो लेके जा रहा था, 2 किलो नहीं 4 किलो थी। अब 2 किलो पुलिस ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो जब कोर्ट ने कहा कि भैया तो तुमने अभी तक तो तुम ये कह रहे थे कि तुम स्मैक लेके नहीं जा रहे थे, अब तुमने एकदम कैसे तुमने ये एडमिट कर लिया कि स्मैक ले। उसने कहा जी कि मेरे को पता लग गया कि लाइफ क्या है। तो लाइफ का मतलब ये है कि आपने सच्चाई के रास्ते पे चलना है। तो उसने जब ये वाली बात की तो जज बड़ा हैरान था। जज ने फिर कहा, जेल वालों को कहा कि आपने इसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाला कि तू ये एडमिट करे, जबरदस्ती एडमिट करवा रहे हो आप। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने, जज ने फिर उसको 2-3 बार बुलाया, उसने तीनों बार कहा कि हाँ मैं 4 किलो स्मैक ले जा रहा था। तो उसके बाद उस जज के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने उसको जो है 10 साल की कैद दे दी, जो कि मिनिमम कैद है एनडीपीएस एक्ट में। 10 साल की कैद दे दी और 1 लाख रुपए जुर्माना दे दिया। तो जब वो आया जेल में सजा लेके आया, तो हंसता हुआ आया बड़ा। हमने कहा यार तेरे को सजा होगी, 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। वो कहता नहीं जी, बेशक मेरे को फिजिकली आप जेल के अंदर रखोगे, पर मेंटली मैं लिबरेट हो गया हूँ। राइट। तो हाँ, वो उसका ऐसा हुआ कि अब वो पहला केस था एनडीपीएस एक्ट का, जिसमें कि नॉर्वे का जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ इंडिया की विजिट में आया था, ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ आज से करीब करीब 15 साल पहले की। जी। तो नॉर्वे सर का आपने इतने कोर्सेज के बारे में बताया कि आप जेलर्स लोग प्रोग्रामिंग करते हैं प्रिजनर्स लोग के लिए टू रिफॉर्म देम, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जेलर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि उनको भी अपनी मेंटल हेल्थ को बनाने में मदद मिले? हाँ, ये पैरेलल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विपासना का कोर्स है या आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, ये पैरेलल होते हैं। हम लोग स्टाफ को भी एनकरेज करते हैं कि आप भी जो है ये वाले कोर्स करो, और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये कोर्स करते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आप रिफॉर्मेटिव एक्टिविटी करते हो, खाली आप उनका रिफॉर्म नहीं कर रहे, अपना रिफॉर्म भी कर रहे हो। उससे एक आपका रिलेशनशिप, जो प्रिजनर के साथ जो रिलेशनशिप है आपका, बड़ा कॉर्डियल हो जाता है। आपको बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि एक फैमिली के साथ आप एक फैमिली चला रहे हो, ऐसे आप चलाते हो जेल को। तो उसी को रिफॉर्म जी। सर आपने अपनी किताब में लिखा था ब्लैक वारंट में कि आपने अपनी लाइफ में पहला रूल ब्रेक किया था जिस दिन आप अफजल गुरु को एग्जीक्यूट करके आप घर लौटे। आपका ब्रेकडाउन होता है, साथ ही साथ आप यूट्यूब में गाना सुनते हैं ऑन अ लूप। सर उस दिन का पिक्चर क्या था आपके घर पे, मुझे बताइए। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी मिसेस का, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था आपका ब्रेकडाउन होने के बाद? देखिए क्या होता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी फांसी आप किसी की को देते हैं, तो आपका नेचुरली आपका मूड जो बड़ा आपसा रहता है कि आपने फांसी दी है। तो जब अफजल गुरु को फांसी दी, तो ये पहला केस था जिसमें अफजल गुरु ने ना गाना गाया कि अपना, और गाना गाते गाते जो है फांसी पे लटका। तो फिर जैसे आपका मूड तो बड़ा होता ही है कि आप जो है जो जिस बंदे से बात कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि साथ में वो अफजल गुरु थोड़ी सी मेरी तारीफ भी ज्यादा कर गया जाते जाते जो है। तो उसने ये कहा कि आप मेरी आंखों में देखते रहना, आपकी आंखों में मेरे को बड़ी कंपैशन नजर आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखता रहा। तो उससे क्या है, थोड़ा पर्सनल हो जाती है बात। तो उसके बाद जब घर में आया, तो हाँ, घर में जब आया तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, और पता नहीं क्या बात है, मेरी आंखों में से लगातार आंसू आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं घर आया तो मेरी बेटी बैठी थी, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, हम तीनों मिलके काफी देर तक हम क्राई करते रहे कि और साथ में वो वाला गाना जो था, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो वो गाना मैंने पता नहीं अभी भी मैंने 20वीं बार सुना होगा वो। और जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे को संजीव कुमार के ऊपर फिल्माया गया ये गाना। हाँ, संजीव कुमार का है, ये बादल फिल्म का है। तो बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा पुराना भी, बड़ा बॉलीवुड फेमस गाना है। और अभी मैं वो गाना सुनता हूँ तो मेरे को उस दिन वाला सीन याद आ जाता है जिस दिन फांसी दी गई थी। तो खैर, ये अच्छी बात है, हर एक इंडिविजुअल केस में जो है अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये मेरा अलग से एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने किताब में लिखा था इसको। सर आपकी डॉटर और आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? नहीं, वो तो नेचुरली देखो क्या होता है कि
एक हिंदुस्तानी वाइफ है, जैसे जो जब एक घर का हेड ही जो है उसका मूड अच्छा नहीं है और वो क्राई कर रहा है, तो वो भी साथ मिलके वो हम काफी देर तक मेरे 1 घंटा तो हम आपस में मिलके जो क्राई करते रहे थे। और बार बार मैं गाना सुन रहा था उस दिन, सारा दिन मैं ये वाला गाना बार बार सुनता रहा यूट्यूब पे। तो गाना बहुत अच्छा लग रहा था, गाना वैसे भी अच्छा था और अब और ज्यादा अच्छा लगने लग गया जब उसके मुंह से सुना था। सर कुछ पति एक्सपेक्ट करती है कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, अपनी ड्यूटी से आए, फ्लावर्स लेकर आए, मुझे रेस्टोरेंट लेके जाए, मुझे घुमाने लेके जाए, सिनेमा लेके जाए, मूवीज दिखाने जाए, चिल आउट करे बेसिकली। बट आपकी वाइफ का, जो मिसेस पूनम गुप्ता है, उनका काफी स्ट्रॉन्ग रोल रहा है, आपने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। मुझे मैंने उनसे मुलाकात तो नहीं की, पर आप अपने वर्ड्स में क्यों ना मेरे फॉलोअर्स को और मुझे बताएं कि क्या उनका एग्जैक्टली रोल रहा आपकी लाइफ में, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, और किस तरह से आप आगे प्रोफेशनली बढ़ पाए जबकि उनका सपोर्ट था, कैसा था? कुछ इस तरीके से मुझे बताइए ताकि हम वर्ड्स के थ्रू उन्हें जान पाए। देखिए, जहां तक अगर उसकी सपोर्ट ना होती तो हमारी फैमिली जो आज एक हमारी अच्छी एक फैमिली है, तो वो बन ही ना पाती। जी जी। मैंने इसीलिए जब जब शादी हुई तो मेरी पहली कंडीशन थी कि एक तो जो पार्टनर जो है वो नौकरी करता हो, और दूसरा मेरा था कि वो टीचर हो। ये ओके। तो मेरी वाइफ में दोनों वो थी, टीचर भी थी और अपना नौकरी भी करती थी। तो क्या है कि जब आप 15-15 घंटे घर से बाहर रह रहे हो तो नेचुरली वाइफ का जो है एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है बच्चों को संभालना। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। जब शादी हुई उसके पहले साल में जो मेरी बेटी हो गई थी, तो छोटे जी बच्चे को सारा दिन संभालना, और उसको बड़ा अजीब सा लगता था जब भी वो मार्केट में अकेली जाती थी, तो जी। उसको बड़ा अजीब सा लगता था कि वो अकेली घूम रही है और बाकी हर कोई अपने हस्बैंड के साथ है। तो वो मुझे बताती रहती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं और लोगों को देखती हूँ कि वो अपने हस्बैंड के साथ होते हैं और मैं अकेली घूम रही हूँ। नेचुरल। हाँ, तो ये तो उसका देखो, ये तो मैंने उसको ये पहले ही कह दिया था कि जेल की नौकरी है तो उसमें सेक्रीफाइस तो उसमें लिखा ही हुआ है, क्योंकि जेल की नौकरी में ना आपकी दिवाली, दशहरा, नया साल, किसी पे भी छुट्टी नहीं होती। तो मैंने कहा ये जी तो मैंने उनको पहले दिन से ही बताया हुआ था, इसलिए उसको इस पे तो ज्यादा गुस्सा करने की बात नहीं थी, पर वो फिर भी जो है करती रहती थी गुस्सा। अब क्या करे, वो भी अपनी जो एक सर, चीज है नेचुरल उसको। इंस्टिंक्ट। जी हाँ, जी जी। नेचुरली इंस्टिंक्ट है। तो उसका फाइनेंशियली भी उसका काफी अच्छा रोल रहा, क्योंकि टीचर्स की अच्छी सैलरी होती है, तो उसने फाइनेंशियली भी काफी अच्छा सपोर्ट किया। और बच्चों को पढ़ाने में तो लगभग उसका पूरा ही सपोर्ट था। तो इस तरीके से जो है आप ये देखें कि अपने 35 साल मैंने लाइफ के निकाले हैं जेल की नौकरी में, और किताब मैंने डेडिकेट किया अपनी वाइफ को, तो आई थिंक कि वो डिजर्व करती थी उसके लिए, क्योंकि जितना उसने मेरी लाइफ में साथ दिया। मैंने देखा है हमारे यहाँ जो साथ के लोग थे, बहुतों के आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा रहता था फैमिली में। पर हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ कभी, पर हाँ ये खींचातानी रहती थी, पर हर एक चीज अंडर जी कंट्रोल, हर एक चीज जी। अंडर कंट्रोल थी। तो ओवरऑल अगर देखें तो अच्छे तरीके से हमारी लाइफ जो है निकली है। सर, आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है, क्या हम ये कह सकते हैं लास्ट में? बिहाइंड हाँ एवरी आप सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ, मैं तो अपनी वाइफ को कहता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि देखो कि मेरे को राष्ट्रपति के 2 तकमे होते हैं जो कि पूरे एक आदमी को कैरियर में मिल सकते हैं, तो मुझे वो दोनों तकमे मिले। तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि देखो भैया, इसमें हम जो तकमे मिले हैं मुझे अपनी काम की वजह से नहीं मिले। तकमे मेरे को मिले हैं कि जो मैंने आपको रिफॉर्म किया है या आपने मुझे रिफॉर्म किया है, उस चीज के तकमे मिले हैं, और चीज के काम के तकमे नहीं है। तो वो भी इस चीज को एंजॉय करती है। ऐसी लाइफ हमने अपनी जो है अच्छी अच्छी निकाली है।
जी सर, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारी बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और बहुत थैंक अच्छा यू। लगा जानकर कि आप लोगों की ड्यूटी के अलावा क्या लाइफ और किस तरह से आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके, जेल सुरक्षित रह सके, आसपास में सिक्योरिटी बनी रहे। थैंक यू लवली। थैंक यू सर। ये थे मिस्टर सुनील गुप्ता, जिनसे हम बात कर रहे थे इनकी लाइफ के बारे में, जो कि बियॉन्ड ड्यूटी लाइफ रहती है। तो आज का लाइव कैसा लगा मुझे DM करके, मेल करके letsuncalkvithavlygupta@gmail.com में जरूर बताइएगा। और अगले लाइव में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे शार्प at 12 o'clock। टिल देन वॉच माई रील्स, वॉच माई वीडियोस। बाय बाय।